नक्सलियों ने आज एक पर्चा जारी किया है और उस पर्ची के माध्यम से बताया है कि अपना वार्षिकोत्सव मनाएंगे और पूरे क्रांतिकारी जोश के साथ मनाएंगे। साथ ही अपनी पार्टी को फिर से मजबूत बनाने की बात कही है और अपनी क्षमता को बढ़ाने की बात की है। और क्या क्या खास है इस पर्चे में, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और हमारे साथ इस पर्चे पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं बस्तर से संजय भैया। संजय भैया, आज नक्सलियों ने पर्चा जारी किया है और बहुत कुछ उस पर्चे में लिखा हुआ है, तो शुरुआत करिए और बताइए कि क्या क्या खास बात है इसमें। देखिए, सबसे पहले सौरभ, जो सीपीआई माओवादी पार्टी है जो आज हम देखते हैं, जिसे हम नक्सली भी कहते हैं, नक्सलवाद जिसे हम कहते हैं, नक्सल संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 21 सितंबर 2004 में। तब जो है तीन मुख्य तौर पे जो ज़्यादा रेडिकल या उग्र जो पार्टियां थी, उसमें जो दल थे उनका विलय हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पीएलजीए, एमसीसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, इन तीन दलों का विलय किया गया। जिसके बाद आज जो हम नक्सलवाद देखते हैं, उसकी जो पार्टी हम देखते हैं, उसका स्वरूप जो है वो तैयार हुआ। और तब इसका महासचिव बनाया गया गणपति को। गणपति जो कि लंबे वक्त तक नक्सल संगठन का महासचिव रहा और उसने जो आज हम नक्सलवाद देख रहे हैं उसकी पूरी जो रीति नीति है उसे तय किया। तो फिलहाल नक्सलियों ने जो पर्चा जारी किया है वो इसी 21 सितंबर 2004 में जो इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि 21 साल अब पूरे हो रहे हैं 21 तारीख को, इस पे नक्सलियों ने ये पर्चा जारी किया है और कहा है कि 7 दिनों तक देश भर में क्रांतिकारी जोश के साथ अपना वार्षिक उत्सव मनाइए। सौरभ जी भैया, इसमें देखिए, ये जो स्थापना दिवस मनाने के साथ साथ बात किया गया है कि क्रांतिकारी जोश के साथ मनाएंगे, साथ ही अपने पार्टी को दुश्मन के लिए अभेद बनाएंगे और पार्टी को फिर से मजबूत बनाएंगे। तो लगातार बात किया जा रहा है कि नक्सल जो है पतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नक्सलियों पर वार किया जा रहा है। ऐसे में एक फिर से इनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक ऐसा स्थापना दिवस मनाना, क्रांतिकारी जोश के साथ मनाना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने इस पर्चे को जारी किया है। फिलहाल नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता अभय है और उसके द्वारा ये पर्चा जारी किया गया है। इस पूरे पर्चे में लगभग 11 पन्नों का ये पर्चा है, ये प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स जो हैं उस पर हमें बातचीत करना चाहिए। पहला आपने जो कहा कि नक्सलियों ने कहा है कि अपनी पार्टी को दुश्मन के लिए अभेद्य बनाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि बीते दिनों जो नुकसान नक्सल संगठन को हुआ है, ऐसा नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ। और नक्सलियों ने भी ठीक इस बात का जिक्र किया है। जैसे ही हम दूसरे पन्ने पे जाते हैं इसके, तो वो लिखते हैं कि महासचिव कॉमरेड बसवराजू, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड चलपति विवेक उदय, राज्य कमेटी कॉमरेड्स, और इसमें काफ़ी लंबे नाम हैं, इन सभी की मौत हुई है। ये सभी इनकाउंटर में मारे गए हैं बीते दिनों में। उन्होंने एक और बात का जिक्र किया है कि 1972 में चारू मजुमदार की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद, देखिए ये हालांकि डिबेट का विषय है कि चारू मजुमदार की मौत कैसे हुई थी, हालांकि वो उस वक्त पुलिस कस्टडी में थे। कारण क्या था, इस बारे में बात हम कभी और करेंगे। तो चारू मजुमदार की मौत के बाद ये ऐसा पहला मामला था 53 सालों में जब नक्सल संगठन का महासचिव जो है वो किसी पुलिस इनकाउंटर में मारा गया हो। तो ऐसे में नक्सलियों ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा है। इसके अलावा नक्सलियों ने इस बात को कहा है कि इस दौरान उनके कुल 366 सदस्य जो हैं वो मारे गए हैं अलग अलग इनकाउंटर्स में। तो इसे नक्सलियों के नुकसान का आप लेखा जोखा भी कह सकते हैं। नक्सलियों ने बताया है कि इस दौरान उनके राज्य स्तर के कितने सदस्य मारे गए हैं, कितने सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए हैं, इसके अलावा जिला स्तरीय एरिया कमेटी स्तर पे उनके कितने मेंबर्स मारे गए हैं, इसका नक्सलियों ने एक लेखा जोखा दिया है। तो फिलहाल इस पूरे पर्चे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो यही है कि नक्सलियों ने भी इन सारी मौतों को स्वीकार किया है। इसके आगे नक्सलियों ने एक और बात लिखी है जिसका जिक्र करना चाहिए। नक्सलियों ने फिलीपींस कम्युनिस्ट पार्टी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि फिलीपींस कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ फिलीपींस के नेता कॉमरेड लुई जलंदानी का जून 7 में 90 साल की उम्र में बीमारी के चलते निधन हो गया है। अब देखिए, फिलीपींस का जिक्र यहाँ क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही बसवराजू की मौत हुई थी, उसका इनकाउंटर हुआ था, तो एक हथियारबंद दस्ते ने फिलीपींस से एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो बसवराजू को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि फिलीपींस में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिनका झुकाव जो ज़्यादा रेडिकल हैं, जो ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा उग्र हैं, वो बहुत मजबूत है वहाँ पर और बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे अपने संगठन को ये ऑपरेट करते हैं।
कई बार देश से, भारत से, बस्तर से फिलीपींस के तार जो है जुड़ते आए हैं। कई बार ऐसी बातें आई है कि जब गणपति, जो कि इनका महासचिव था बसवराजू से पहले, वो अपने इलाज के लिए फिलीपींस जा चुका है। तो इस तरह की बातें जो है ये सामने आती रही है। तो नक्सलियों ने भी स्वीकार किया है कि उनका एक बहुत करीबी नेता वहाँ का, उसकी 90 साल की उम्र में फिलीपींस से मौत हुई है। तो क्या संजय भैया, जो यहाँ के नक्सली हैं, भारत के नक्सली हैं, बस्तर के नक्सली हैं, क्या इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है? क्या फिलीपींस हो गया, हमने बसवराजू के समय में देखा था, और भी कई ऐसे देश है, जर्मनी वगैरह में भी उसके लिए मार्च निकाले गए थे। तो क्या इनके इंटरनेशनल कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन है तो कैसे कनेक्शन है? क्या सिर्फ वैचारिक रूप में कनेक्शन है, या फिर सामानों का आदान प्रदान, या फिर फंडिंग जैसी भी कोई चीज़ें हो सकती है? इसको भी बताइएगा। देखिए, जब भारत में पहली बार कम्युनिस्ट विचारधारा आई तो सबसे बड़ा उसका विरोध जो था वो इसी बात का था कि वो लोग दिशा निर्देश जो हैं वो रसिया और चाइना से लेते थे, क्योंकि वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट विचारधारा फैली थी। तो ऐसे में जब ये अलग अलग धड़ों में बढ़ते गए और जब नक्सलियों ने, नक्सलवाद ने इसे उन कम्युनिस्ट पार्टी से जो आज लोकतंत्र में शामिल है उनसे अलग किया, तो फिर भी क्योंकि इनकी विचारधारा कम्युनिज्म ही थी, तो ऐसे में जो अलग अलग देश जहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा है, जहाँ वो लोग ताकतवर हैं, ये लोग लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। ऐसा माना जाता है कि लगातार इनके द्वारा न सिर्फ विचारधारा का बल्कि सामानों का, हथियारों का भी आदान प्रदान होता रहा। इसके अलावा फंडिंग भी जो है एक दूसरे की इन लोगों ने की है। तो ऐसे में आप अगर फिलीपींस की बात करें तो आपको याद होगा कि अभी बीते ही दिनों जब कर्रीगुट्टा का ऑपरेशन चल रहा था, जो 21 दिन लंबा, सबसे लंबा ऑपरेशन था, तो हमने देखा था कि रसिया में, जर्मनी में, क्योंकि उस वक्त इसे ऑपरेशन कगार कहा गया था, नक्सली लगातार इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कगार ही कहते हैं, इसके विरोध में हमने देखा था कि वहाँ बर्लिन जैसे शहरों में दीवारों पे बड़े बड़े नारे चिपका दिए गए थे लाल स्याही से कि ऑपरेशन कगार को बंद करें। तो देखिए, अभी भी इनके सिंपथाइज़र जो हैं वो देश विदेश और दूसरे देशों में भी जो है वो बैठे हुए हैं और समय समय पे वो लोग सामने आते रहे हैं। तो एक और वीडियो भी आया है, उस वीडियो पे हम जल्दी वीडियो कर अभी, क्योंकि आपने याद दिलाया तो मेरे दिमाग से उतर गया था। अभी कुछ दिनों पहले यूके का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें बसवराजू को ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। दरअसल क्या हुआ, बसवराजू की जब मौत हुई सौरभ, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ट्विटर पे, जिसमें बसवराजू की जब शव को पुलिस ने अग्नि दी थी, वो वीडियो था। वो वीडियो वायरल हो गया, लगभग 8-10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। और उस वीडियो को कोट करते हुए कई लोगों के, क्योंकि उन लोग रिट्वीट कर रहे थे लगातार, तो मैंने उस वक्त देखा कि अलग अलग देशों से भी लोग जो है रिट्वीट कर रहे थे। ऐसे लोग जो नक्सल विचारधारा को बहुत पसंद करते हैं वो लोग भी रिट्वीट कर रहे थे। तो उनके माध्यम से मैंने समझा कि विदेशों में भी ये कितने पॉपुलर था बसवराजू, और उसकी कितनी बड़ी फॉलोइंग थी विदेशों में। क्योंकि मैं देख रहा था कि उसके नाम पे मैगजीन छप रही थी, उसके नाम पे गाने बनाए जा रहे थे। तो ये बात तो तय है कि इनके सिम्पथाइज़र जो हैं वो सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश में भी बैठे हुए हैं। जी भैया, इसमें आगे जब हम इस लेटर को पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है 1972 में जब चारू मजूमदार की हत्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर 53 साल के बाद जब बसवराजू की मौत हुई, तो इतने बड़े अंतराल के बीच में पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो इन्होंने स्वीकार किया कि पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं कि ये जो नुकसान लगातार हो रहे हैं उनके कारण का पता लगाना है, उसे सुधारना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नक्सलवाद फिर से अपने आप को संगठित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि नक्सल के जो शीर्ष लीडर हैं वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, और अब जब ऐसा पर्चा आता है जिसमें स्थापना दिवस भी मनाने की बात हो रही है और फिर से एकत्रित होने की बात हो रही है, संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, नक्सलियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इन्हें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा महासचिव मारा गया, हमारे 3 केंद्रीय कमेटी मेंबर मारे गए। हालांकि पुलिसिया आंकड़ों में ये संख्या 4 है, लेकिन एक नक्सली को ये लोग कहते हैं कि ये अभी भी स्टेट कमेटी मेंबर था। तो ऐसे में नक्सलियों ने इस नुकसान से उबरने का, इस नुकसान से पार्टी विश्वास ना खोने का भी इस पर्चे के माध्यम से अपील किया है अपने सदस्यों को, जो लोग उनकी सिंपथाइज़र हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे नुकसान भले ही सबसे बड़े नुकसान है, इससे पहले कभी नहीं हुए, लेकिन ऐसे नुकसानों से भी पार्टी नहीं टूटेगी। इसके आगे कुछ बातें जिस पे हमें बहुत ज़्यादा जोर दे के बात करना चाहिए, उसमें नक्सलियों ने कर्रेगुट्टा इनकाउंटर का जिक्र किया है। नक्सलियों ने कहा है कि जब कर्रेगुट्टा में इनकाउंटर चल रहा था तो 16 दिन तक फोर्स आगे नहीं बढ़ पाई थी, और आखिर में अपनी तरफ से मुकाल भगोड़ा बनकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करके गद्दार बनकर, दुश्मन का गाइड बनकर अपने बलों के ऊपर हमला करवाया।
नक्सलियों ने उन डीआरजी जवानों का जिक्र किया है जो फिलहाल फोर्स में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने बताया कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने लीड किया इस पूरे ऑपरेशन को, जिस कारण उन्हें जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ के नक्सली क्या कहते हैं? उन नक्सली कहते हैं कि इसमें हमारे 22 कॉमरेड शहीद हुए। हालांकि पुलिस ने 31 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया था। इसके आगे नक्सलियों ने ये कहा है कि पुलिस ने अपने नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि ऐसा था कि कुछ आईडी ब्लास्ट हुए थे। पुलिस ने बताया कि कई जवान घायल हुए हैं, लगभग 11-12 जवान जो है इस एनकाउंटर के दौरान घायल हुए थे। नक्सलियों ने लेकिन कहा है कि हमारे 110 जगहों पर बूबी ट्रैप्स और विस्फोट की वजह से दुश्मन सशस्त्र बलों के, यानी कि पुलिस के या फोर्स के 45 से 50 जन मारे गए, 70 से 80 जन घायल हुए। उसी ऑपरेशन के दौरान 8 मई के दिन दुश्मन का सशस्त्र बल अपने बलों पर घेराबंदी हमला करने के बावजूद अपना बल हिम्मत के साथ प्रत्युत्तर किए। इसमें नक्सलियों ने कहा है कि 40 से 50 जवान मारे गए हैं, 70 से 80 घायल हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या आती है। नक्सली अक्सर हर एनकाउंटर के बाद इस तरह का दावा करते हैं कि हमारे भी प्रतिरोध में कई जवान मारे गए हैं। आम तौर पे सौरभ, क्योंकि हमारे देश में मीडिया की जो व्यवस्था है, हमारे देश में किसी भी चीज़ को छुपाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर इतने बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हो, क्योंकि उनके परिवार भी हैं, हमारे यहाँ एक गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा है, उन्हें बाकायदा जो है अंतिम विदाई दी जाती है। इसके अलावा क्योंकि अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसके परिवार को, उस शहीद जवान के परिवार को एक अमाउंट दिया जाता है, शहीद जो जवान होता है उसको सम्मान दिया जाता है। तो एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को छुपाना, नौकरी भी दी जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को छुपाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में जब नक्सली इस तरह के दावा करते हैं कि 45 से 50 जवान मारे गए और इस बारे में कहीं कोई खबर ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दावे जो हैं ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेबुनियाद हैं। लेकिन इसके बाद नक्सलियों ने एक और बात कही है जिसपे हमें जिक्र करना चाहिए। नक्सलियों ने लिखा है कि इस दौरान तेलंगाना में 5 ग्रेहाउंड कमांडर जो है वो मारे गए थे। हाँ, एक एनकाउंटर वहाँ हुआ था। इस बात की जानकारी आई थी कि उसी दौरान तेलंगाना में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 5 ग्रेहाउंड के जवान मारे गए। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमने ग्रेहाउंड के जवानों को मारा। इसके अलावा 4 कमांडो घायल हुए, उनमें से एक 47, एक SLR बंदूक और 150 कारतूस वगैरह जो है नक्सलियों ने लूटे। ये नक्सलियों का दावा है। हालांकि नक्सलियों ने कहा है कि पुलिस ने इसमें CRPF और जवानों के बीच क्रॉस फायरिंग हो गई, जिसमें जवानों को ये नुकसान हुआ। ये मुझे लगता है ये ज़्यादा नुकसानदायक होगा अगर पुलिस इस बात को स्वीकार करती कि हमारे आपस से जवान जो है वो गोलियों में एक दूसरे के शिकार हो गए। तो फिलहाल देखिए ये वो नक्सलियों के दावे हैं और इस तरह ये चलते रहता है। आगे जो है इन्होंने फिर कहा है कि हमने एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था संजय भैया, कि ये अपने नुकसान को स्वीकार करते हुए ये तरीका हुआ बताने का कि हम भी कहीं कम नहीं हैं, हमने भी अपने दुश्मन को यानी कि पुलिस को लगातार नुकसान पहुंचाया, ऐसा ये साबित करना चाह रहे हैं इस पूरे पत्र के माध्यम से। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, मैं इसी बात पे आगे जा रहा था। देखिए नक्सलियों ने एक बात और आगे लिखी कि 8 जुलाई को PLJ बल बहादुराना एम्बुश करके 11 पुलिस वालों को मार गिराया, 5 जन को घायल किया। दुश्मन इसे भी छुपाकर उनकी तरफ सिर्फ 3 पुलिस वाले घायल होने का वक्तव्य दिया। इसी तरह झारखंड, उड़ीसा और कुछ राज्यों में अपने प्रतिरोध से दुश्मन को हो रहे नुकसानों के बारे में वह जानबूझकर नहीं बता रहा है। यह दुश्मन को कमजोर मनोबल को दर्शाता है। अब समझिए यहाँ पूरी लड़ाई जो है वो साइकोलॉजिकल है। आपको याद होगा आज से 18-19 महीने पहले की बात की जाए या जब हम 2005 से 2018 तक का दौर देखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि नक्सलियों से फोर्स की भिड़ंत होती थी। हम देखते थे कि जवान बड़ी संख्या में शहीद होते थे और तस्वीरें आती थी उनके शहादत की, उनकी अंतिम विदाई की। नक्सलियों की तरफ से कोई नुकसान नहीं होता था, या नक्सलियों का अगर कोई नुकसान होता था तो नक्सली किसी भी तरह से अपने साथियों के 100 लेकर भागने की कोशिश करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि खबरें क्या आती थी कि फला एनकाउंटर में 30 जवान शहीद, नक्सलियों की तरफ से कोई नुकसान नहीं। फला एनकाउंटर में 24 जवान शहीद, नक्सलियों की तरफ से कोई नुकसान नहीं। ऐसे में जो उनके बाकी साथी हैं जो अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं, जब वो इस तरह की खबरें पढ़ते थे, जब आम जनता इस तरह की खबरें पढ़ती थी तो उन्हें ये लगता था कि ये एक तरफा युद्ध हो रहा है, यानी जिसमें सिर्फ जवान शहीद हो रहे हैं और नक्सलियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या नक्सली इतने ताकतवर हैं कि उन्हें मारा ही नहीं जा सकता। नक्सलियों ने एक लंबे वक्त तक ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो है ये सिर्फ जवानों पे नहीं आम जनता पे भी बना कर रखा
कि हमें हराया नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज देखिए उसी बात को नक्सली दोहरा रहे हैं। नक्सली क्या कह रहे हैं कि अब जवान स्वीकार नहीं करते अगर उन्हें कोई नुकसान होता है, जैसे पहले नक्सली नहीं करते थे। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो है अब ये फोर्स द्वारा बनाया जा रहा है। फोर्स इस बात को स्थापित रखने की कोशिश करती है कि नक्सलियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि आप सोचिए, कभी जवान 40 से 50 किलोमीटर का पैदल सफ़र कर जंगलों के अंदर जाते हैं। पहले वो नक्सलियों का सामना करते हैं, उनसे भिड़ंत के बाद वो नक्सलियों को ढेर करते हैं और फिर उनके 100 उठाकर उतना ही लंबा सफ़र करके वापस आते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब तक के 100 नहीं देखे जाते तब तक कि ये विश्वास नहीं होता है कि नक्सली मारे गए हैं। तो ऐसे में इस बात को स्थापित किया जाता है कि देखिए हमने भी इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा है। यही वजह कि इतनी बड़ी जो कसरत जो है ये जवानों द्वारा की जाती है। तो फिलहाल इस लेटर पे और आगे बढ़ते हैं। सौरभ, कुछ और पॉइंट आपको नजर आ रहे हो? जब आप ये चीज़ें बता रहे थे कि साइकोलॉजिकल वार बढ़ गया है, तभी मैं ये चीज़ सोच रहा था कि जब सुकमा में माओवादी सरेंडर किए थे तो वहाँ पर जब मैं प्रवीण से बात कर रहा था जो कि रुपेश का टाइपराइटर था, तो उसने यही कहा था कि जब हमें ये लगने लगा कि अब हम भी मारे जाएंगे क्योंकि जो संगठन है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक तरफ पुलिस की कार्रवाई बहुत तेज हो रही है, तो जब हमें ये लगने लगा कि अब हम भी मारे जाएंगे तो हम संगठन छोड़ के वापस आत्मसमर्पण करने के लिए आए क्योंकि हमें जिंदा रहना है। तो वही जो मैसेज जाता है, मैसेज जो कन्वे होता है दूसरे लोगों तक, इसी के लिए ये सारी बातें की गई है लगता है मुझे। बिल्कुल, देखिए ये बीते 18 महीनों में नक्सल संगठन को जितना नुकसान हुआ है ये दोनों तरह से हुआ है। उनके हथियार भी गए हैं, उनके लोग भी खत्म हुए हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तौर पे भी नक्सल संगठन की जो एक छवि थी कि ये संगठन जो है ये इसे हराना बहुत मुश्किल है, इसे लड़ना इससे बहुत मुश्किल है, उस छवि को भी पुलिस ने तोड़ने में सफलता हासिल की है। यही वजह है कि छोटे जो कैडर के नक्सली वो लगातार बड़ी संख्या में समर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में बड़े कैडर्स के नक्सली भी बड़ी संख्या में समर्पण कर रहे हैं। तो ये फिलहाल जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है उसी का हिस्सा है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं हम तो उन्होंने एक चीज इसमें मैं आगे पढ़ रहा था, तो ये लोग जो हैं अपने जनता के नाम, कामरेडों के नाम ये पत्र जारी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा लगता है क्या संजय भैया कि इनकी पकड़ लगातार जनता पे कमजोर होती जा रही है, जिसके लिए लगातार जनता से संवाद करना चाह रहे हैं, जनता को वापस अपनी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकास पहुंच रहा है अंदर तक तो वैसे वैसे जनता जागरूक हो रही है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जनता भी अब अपने हित के फैसले लेना चाह रही है। तो ये लोग फिर से जनता को अपनी ओर मोड़ने के लिए ऐसे पत्र जारी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए पहले ही ऐसा होता था। हमने देखा है जब मैं 2010 से 2018 के बीच जब मैं अंदर ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करता था कि इस तरह से नक्सलियों के पत्र जारी होते थे और बाकायदा बड़ी बड़ी जनसभाएं लगाकर नक्सली जो है इन पत्रों को पढ़ते थे। सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि इसे समझाते भी थे कि हमारे बड़े कॉमरेड ने, हमारे बड़े नेता ने जनता के नाम क्या संदेश दिया है। बहुत बड़ी सभाएं होती थी जिस सभा में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार ग्रामीण जो हैं वो आते थे, भले ही वो दबाव में आते हों, लेकिन वो लोग आते थे और नक्सली बाकायदा ये अपना संदेश जो है उन तक पहुंचाते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों में हम देखते हैं कि नक्सली इतने कमज़ोर हुए हैं क्योंकि इस तरह की सभाएं नहीं कर पा रहे। हमने देखा कि सही सप्ताह नक्सलियों ने एक बनाया और उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया कि देखिए हमने बना लिया है। आमतौर पर अब नक्सली कहीं इकट्ठा होने से बच रहे हैं। अगर नक्सली कम संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं तो फोर्स उन्हें घेर रही है और उनका इनकाउंटर भी कर रही है। ऐसे में ये जो संदेश है अब बस माध्यम इनके पास यही बचा है कि इस तरह के लेटर जारी करते हैं और उसे जहाँ तक वो पहुँचा पाएँ उसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल नक्सल संगठन का जनता पर से पूरी तरह से पकड़ जो है वो तो कम हो गया है और ये बात नक्सलियों के लेटर में भी नज़र आती है। इस नक्सली देखिए क्या लिख रहे हैं, इसलिए आज की परिस्थिति में सिर्फ दुश्मन की मजबूती को, अपने नुकसान को देखकर अविश्वास पे नहीं जाना, हिम्मत नहीं खोना, निष्क्रियता पे नहीं जाना, वर्तमान दुश्मन में मजबूत रहने पर भी उनमें मौजूद कई सारे कमजोरियों को देखना, देश भर में संघर्ष के इलाकों में करोड़ों लोग अपनी पार्टी की मदद मांगने की इच्छा आकांक्षा की बात करें, क्रांतिकारी आंदोलन में जनता की भागीदारी को, अपनी पार्टी को, पीएलजी को, जनता को ध्यान में रखकर भरपूर विश्वास से, हिम्मत से, सक्रियता से, पहलकदमी से काम करना चाहिए, बदले हुए परिस्थिति के अनुरूप वर्ग संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध को चलाना चाहिए। यानी कि अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो इस बात को बार बार अनुरोध कर रहे हैं जनता से कि हमें विश्वास नहीं खोना है। अपने कॉमरेड से कह रहे हैं, अपने साथियों से कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं खोना है, इस नुकसान से हम उबर जाएंगे। तो ये नक्सलियों की कमजोरी को दिखाता है इस पूरे लेकिन 11 पन्ने के पर्चे में। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे नज़र आई, हालांकि क्योंकि अभी भी पर्चा है, हम बिल्कुल आपको त्वरित ये पर्चा पढ़ के बता रहे हैं, फिर भी मैंने जहाँ तक पढ़ा मैं इसमें देखता हूँ कि अब नक्सली
बीते 16-17 महीनों में नक्सली जितने डेस्परेट नजर आ रहे थे शांति वार्ता के लिए, उस जी पूरी शांति वार्ता के संबंध में एक भी शब्द जो है इस पूरे पर्चे में नजर नहीं आता है। मैं अगला सवाल ही यही करने वाला था कि जो संगठन शांति वार्ता पे बात कर रहा था, लगातार ये बात कर रहा था कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, अब इस पूरे परिचय में यही आ रहा है कि हम अभेद किला बनाएंगे, पार्टी को संगठित करेंगे, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से फिर से लड़ेंगे, जनता को आधार बनाकर लड़ेंगे। तो अब ये सारी बातें सिर्फ लड़ाई की तरफ अग्रसर है। तो ये पूरा जो साइकोलॉजी है, इसे कैसे समझना होगा? ये जो पर्चा है ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि अब कहीं से भी नक्सली अपने आप को पीछे नहीं कर रहे हैं और फिर से संगठित करके और फिर से नई लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे ही नक्सल संगठन पे दबाव बढ़ा, वो लोग शांति वार्ता की बात करने लगे और तब भी ऐसा माना जा रहा था कि नक्सली सिर्फ समय चाहते हैं। ये शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा है जिसके जरिए नक्सली लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन ऑपरेशंस को रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि नक्सलियों की पहली मांग ही ये थी कि उनके आधार इलाकों में कैंप खुलने बंद हो और दूसरी ओर जो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं वो ऑपरेशन रोके जाएं। हमने देखा कि 21 मई 2025 को जैसे ही बसवराजू मारा गया, इसके बाद नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया। उन्होंने कहा कि हम तो हथियार डालकर बैठे थे, फोर्स आती है और हमारे सबसे बड़े नेता को मार देती है। इसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि शांति वार्ता की बात जो है वो लगभग खत्म हो गई है। दूसरी ओर अगर पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने साफ किया था कि शांति वार्ता जैसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप वापिस आइए और जो भी आपकी पुनर्वास नीति है उसका लाभ जो है वो आपको दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के पास देखिए रास्ते क्या होते हैं। आप ये समझिए कि 22 जून 2009 को जो सीपीआई माओवादी जो आज जो नक्सल संगठन है, इसे सरकार ने बैन कर दिया था, इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ऐसे में उनके साथ शांति वार्ता जैसी स्थिति जो है वो बन नहीं सकती। यही वजह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जो भी आपकी पुनर्वास नीति है, आपका जो भी कैडर है, अगर आप महासचिव भी हैं नक्सल संगठन के, तो आप अगर आएंगे तो उस लेवल पे जो आपकी पुनर्वास नीति का लाभ आपको होगा वो दिया जाएगा। यानी अगर आपके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है तो आपको 1 करोड़ की राशि जो है वो दी जाएगी। तो इसलिए ये शांति वार्ता वाली बात जो है वो लगभग अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। दोनों ओर से इस बारे में बात नहीं होती। हाँ, कल विजय शर्मा ने जो बात कही उस बात पे जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं। तो विजय शर्मा ने बहुत जोर दे के एक बात कही है कि अगर अब नक्सली इस तरह से निर्दोषों की हत्या करेंगे तो उन्हें तो कम से कम जो नक्सली इस तरह की हत्या में शामिल होंगे उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जो नक्सली इस तरह से ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं वो लोग अब आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, उन्हें जेल ही जाना होगा या उनका इनकाउंटर होगा। ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश है। सबसे बड़ा संदेश इसलिए है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 9 शिक्षा दूत मारे गए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा ग्रामीण जो हैं वो बीते दिनों मारे गए हैं। ऐसे में इन हत्याओं को सरकार फिलहाल रोकना चाहती है। सौरभ जी, तो बिल्कुल भैया, अगर मैं आपसे अंतिम में ये पूछूं कि इस पूरे पर्चे का सार क्या है या फिर इस पर्चे को जारी करने के पीछे अब नक्सलियों की क्या नीति है, क्या नीयत है, अगर इसे लास्ट सवाल में बताना चाहें तो आप बता दीजिए। देखिए, इसका सार क्या है ये समझने के लिए हमको पर्चे के आखिरी हिस्से में जाना होगा जिसमें उन्होंने प्यारे कॉमरेडों व जनता के नाम पे संदेश दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह से टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया है कि जो चीन के साथ, रसिया के साथ जो भारत के संबंध हैं, उन्होंने यहाँ तक जिक्र किया है इस बात का। अब देखिए, उसका मतलब ये है कि ये जो सारा कुछ कवायद है नक्सलवाद के खात्मे की, ये इसलिए की जा रही है ताकि इस तरह की बड़ी पूंजीपति कंपनियां जो हैं वो भारत में आके, खासतौर पे बसरस इलाकों में आके काम कर पाए। आगे वो लिखते हैं कि दुनिया भर में वर्तमान में सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, दुर्लभ खनिज पदार्थ, अंतरिक्ष की क्षेत्रों में साम्राज्यवाद देशों के बीच में तीखा होड़ चल रहा है। इस होड़ की वजह से अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो गठजोड़ के देशों रूस के बीच में यूक्रेन में परोक्ष युद्ध चल रहा है। इसी के तहत पश्चिम एशिया में इसराइल को सामने रखकर अमेरिका ने गाजा सहित तमाम फिलिस्तीन देश को कब्जा करने का कब्जा वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, तो समझिए नक्सली अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जिक्र कर रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं माइक्रोचिप्स की होड़ चल रही है, रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है उसकी होड़ चल रही है। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका जैसे देशों के दबाव के चलते नक्सलियों के खिलाफ ये बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। तो नक्सलियों का सार ये है इस पूरे पर्चे का कि नक्सली ये बात बताना चाहते हैं कि जो कुछ फोर्स कर रही है, जो कुछ सरकार कर रही है वो गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि अब शांति वार्ता जैसा कुछ बचा नहीं है, इसलिए नक्सली इस बात को कहते हैं
कि इस युद्ध को जारी रखें, ये जनयुद्ध जो है वो चलते रहे। इसके अलावा अब कम से कम लोग मारे जाएं, इसके भी बारे में नक्सली बताते हैं कि आप अपनी संख्या को बांट लीजिए, केंद्रीकरण मत करिए, विकेंद्रीकरण करिए, यानी कि छोटे गुटों में बढ़ जाइए, कोशिश करिए कि आप कहीं नज़र ना आए, कोशिश करिए कि आपकी लोकेशन आउट ना हो, संपर्क कम रखिए। इस बातों का भी नक्सलियों ने जिक्र किया है। तो नक्सली कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन कमज़ोर हुआ है लेकिन हम खत्म नहीं हुए हैं। वो सरकार को फिर से अपने प्रोपेगेंडा के तहत ये बताना चाहती है कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये पूंजीपति ही इस तरह के ऑपरेशन चलाने को मजबूर कर रहे हैं। हालांकि नक्सली इस बात पे भूल जाते हैं कि इससे पहले उन्होंने जो जवानों की हत्याएं की है, इतने जवान जो शहीद हुए हैं, इसका भी असर है कि आज सरकार ने इतने बड़े स्तर पे ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। तो फिलहाल ये पर्चा जो है इस पे हो सकता है एक और वीडियो हम कल बनाएं, इस पर्चे को और बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। इस पे हो सकता है अभी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आए, उस रिएक्शन के साथ इस पर्चे पे एक और कल सौरभ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस पर्चे को और अधिक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल संजय भैया, प्राथमिक तौर पर इस पर्चे की क्या सार है, क्या नियत, क्या नीति है और नक्सल इस पर्चे के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये आपसे पूरी तरीके से चर्चा हुई। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि नक्सलवाद को लेकर, बस्तर को लेकर हम जो वीडियो बनाते हैं, आप हमें देखते हैं, हमें सराहित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम और भी ऐसे सारे मुद्दों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।